महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी NTV न्यूज मराठीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। संसदेत केंद्र सरकारने आणलेल्या 3 शेती विधेयकाबाबत चर्चा करताना शिवसेना खासदार तथा केंद्रीय ग्रामविकास समितीचे अध्यक्ष प्रतापराव जाधव यांनी केंद्र सरकारच्या शेतकरी विधेयकावर चर्चा करून या चर्चेदरम्यान त्यांनी शेतकऱ्यांची बाजू उचलून धरली। तर पाहूयात खासदार प्रतापराव जाधव काय म्हणालेत या बातमीच्या माध्यमातून। लोकसभा के सदन में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के उपरांत मोशन और थैंक्स पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं माननीय सभापति जी का आभारी हूं और मुझ पर विश्वास करने और इस चर्चा में मुझे अपनी पार्टी का विचार रखने के अवसर देने के लिए हमारे नेता माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण ने सरकार द्वारा कोरोना की महामारी और बाकी सारे जो विषय में राष्ट्रपति जी ने जो अपने भाषण में कहे, मेरे पहले भी बहुत सारे हमारे साथियों ने इस विषय पर यहाँ पर अपने मुद्दे उठाए हैं, मैं उनको ज्यादा दोहराऊंगा नहीं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस वर्ष बजट समय को समय पर बुलाने के लिए मैं इस सरकार का स्वागत करता हूं। लेकिन हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद उस समय काम नहीं कर सकी जब उसकी सबसे सुचारू रूप से काम करने की सभी लोगों को उम्मीद थी। पिछले वर्ष बजट और मानसून सत्र के दौरान सीमित संख्या में बैठकें और शीतकालीन सत्र का पूर्ण अभाव कुछ ऐसा है जिसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। देश को शीतकालीन सत्रों के दौरान बैठने के लिए सदन की सख्त जरूरत थी। कई आकस्मिक मुद्दों पर, कोरोना जैसे महामारी पर, उनकी लोगों को दिए जाने वाले सुविधा पर चर्चा होनी थी, लेकिन सरकार ने कोई कामकाज नहीं किया। देश अध्यादेशों पर चलाया जा रहा था, लेकिन विधेयकों पर चर्चा और उनकी समीक्षा न तो सदन में न ही समिति के संभव हो पा रही थी। यह स्थिति कितनी विरोधाभासी है, लेकिन हम सांसद विगत पिछले वर्ष स्थिति के ही शिकार रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बहुत सारे सरकार की नीतियां, सरकार की उपलब्धियां वहां पर उनसे गिनी गई। लेकिन मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि जो हमारा देश है एक कृषि प्रधान देश है। लगभग इस देश के 70% से ज्यादा लोग कृषि के ऊपर निर्भर है। लेकिन इस किसानों के लिए, एक किसानों के भले के लिए, उनको अच्छे दिन दिलाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए नहीं गए। जैसे कि मैं सदन को याद दिलाऊंगा, पिछले कई वर्षों से हमारी पार्टी की ओर से हम मांग कर रहे हैं कि इस लोकसभा में किसानों के लिए किसान बजट अलग से होना चाहिए। जो भी हमारा बजट बनता है उसमें से कितना प्रतिशत बजट खेती के लिए या किसानों के लिए खर्च किया जाता है, ये सही मायने में संशोधन का विषय है। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा कृषि एवं किसानों को दिए गए प्राथमिकता पर सांसदों का ध्यान भी मैं आकर्षित करता हूं। सरकार की इस दिशा में पहल स्वरूप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, किसान रेल, एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट फंड, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा आदि योजनाओं का उल्लेख किया गया। लेकिन किसानों के लिए ना तो कोई अलग से बजट आया, ना किसानों की स्थिति सुधार करने के लिए कोई प्रावधान किए गए। अध्यक्ष महोदय, आप सभी को ज्ञात है, जब हमारे देश में कोविड-19 की महामारी का फैला हुआ, लॉकडाउन जाहिर किया गया, हम सब पूरे लोग हमारे घर में कैद थे। लेकिन उस टाइम भी हमारा किसान खेती में हल चला रहा था। हमारे सभी के पेट भरने के लिए दिन रात पसीना बहा रहा था।
उसी किसानों के तरफ इस बजट में हमें उम्मीद थी, इस अभिभाषण में हमें उम्मीद थी कि किसानों के लिए कोई ठोस कदम यहाँ पर उठाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो किसानों के लिए जो 3 कानून यहाँ पर पारित किए गए, अध्यक्ष महोदय, इसका अध्यादेश लाया गया और वो अध्यादेश को बहुमत के जोर पर मनमानी ढंग से इस सदन में पारित कराया गया कि आज लगभग 3 महीने होते आ रहे हैं, हमारे किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। उसमें से कई ऐसे किसान हैं कि जिन्होंने वहां पर आत्महत्याएं की है, कई ऐसे किसान हैं जिनकी वहां पे मौत हो गई है, लेकिन वो किसानों की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अगर ये कानून किसके भले के लिए है, जब हजारों लाखों की तादाद में किसान ये दिल्ली के रास्ते को घेरे, ठंड हो बरसात हो, सभी विपरीत हालात में वहां पर 100 साल के बुजुर्ग हैं, 10-12 साल के बच्चे हैं, सभी किसान लोग वहां पर अपना घर दार गांव छोड़ के वहां पर 2-2, 3-3 महीने से बैठे हुए हैं। तो उनकी मांग या उनके विचार क्यों सुने नहीं जाते? सरकार क्यों अड़ रही है कि हम ये 3 कानूनों को हम रद्द नहीं करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 3 कृषि कानून जिसका हमारे किसान विरोध कर रहे हैं, उनके साथ बिल्कुल ऐसा ही है कि उन कानूनों के नतीजे को किसानों की तुलना कोई और बेहतर जान नहीं सकता। ये जो कानून हमने पारित किए हैं, ये हमने लोकसभा के एसी हॉल में बैठ के हमने पारित किए। मैं पूछना चाहूंगा कि इसमें से कितने सांसद हैं कि जिन्होंने खेत में हल चलाया हो, जो खुद खेती करता हो, जिसने खेती में पसीना बहाया हो? ऐसे कुछ होंगे, ऐसे कितने? लेकिन जो लोग खेती करने वाले हैं, जो पंजाब ने जो 1972 में जब हमारे देश में अकाल आया था, तब हमने परदेश से बुलाया हुआ हरे गेहूं और लाल मिलो। अध्यक्ष महोदय उस तरफ से भाषण हो रहे थे, हमने टोका टाकी नहीं की और मेरी विनती है कि आप शांतता से सुनो। माननीय सदस्यगण, आपने एक मिनट उनको बोलने दीजिए। आपने जब पूछा कि कितने लोग यहाँ पर हैं, इसलिए सबने हाथ खड़ा किया। आप नहीं पूछते तो ये प्रश्न आता नहीं। अभी कोई बात नहीं, आप बोलिए। हाथ ऊपर करने से किसान पहचाना नहीं जाता। हाथ के ऊपर कितने घट्टे पड़े हुए हैं हल पकड़ते हुए, उससे किसान पहचाना जाता है। जरा उनके हाथ देखो कि उनके हाथ में है क्या नहीं निशान, हल पकड़ने के निशान है क्या नहीं? देखिए, एक मिनट अभी ये सब कुछ रिकॉर्ड पे। बिदुड़ी जी, एक मिनट। सब बुरा क्यों लग रहा है? ये देखो, मैंने कोई बुरी बात नहीं कही, इतना बुरा लगाने जैसी बात नहीं की। जो किसान की हालत है उसकी बात मैंने की है। अरविंद जी हालत बताई है। अरविंद जी सबको बिठाइए। अध्यक्ष महोदय, आप इस तरीके के प्रश्न मत कीजिए, क्योंकि बाकी सब जवाब देने के लिए खड़े हो जाएंगे। और 2 नंबर के पैसे 1 नंबर लाने के लिए 7-12 जमीन खरीद के कोई किसान 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जिसके नाम पर 7-12 है वो भी किसान है, और जो खुद खेती में जाके हल चलाता उसको भी किसान कहा जाता है। यहाँ पर कैसे किसान बैठे हैं मुझे नहीं मालूम, इसीलिए मैंने पूछा। अध्यक्ष महोदय, किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अधिनियम, किसान मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम पर समझौता और आवश्यक वस्तुएं अधिनियम, निश्चय पूर्ववर्ती स्वतंत्र किसानों को कारपोरेट घरानों में रहमो करम रखने जा रहे हैं। एक कानून निहितार्थी से हमारे किसान को बंधुआ बना देंगे और उनकी स्वतंत्रता केवल नामचीज होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे किसान क्या मांग रहे हैं? यह केवल इन कानूनों को निरस्त कर एक नए सिरे से फार्म लेजिस्लेशन की मांग कर रहे हैं। सरकार ने पहले अध्यादेश के मार्ग को अपनाया और फिर संसद के दोनों सदनों में मनमाने ढंग से इस विधेयक को पारित कर किसानों
किसानों की आवाज को दबाने का काम किया है। हम चाहते हैं कि देश के संपूर्ण कृषि क्षेत्र के लिए गंभीर निहितार्थ से भरी अध्यक्ष महोदय, मेरे पार्टी का 20 मिनट का टाइम है। 20 में से 10 मिनट आपके हो चुके हैं। अगले स्पीकर आपके अरविंद सावंत जी हैं, उसके ऊपर आप कर समय होंगे। हमारे ऊपर पकड़ेंगे आप पूरा समय दे दें, लेकिन टोका टाकी का टाइम मेरे इसमें मत सेकंड स्पीकर नहीं है। ठीक, सामने के सदस्य जो टोकते हैं और आपको जो बात हो रही है टाइम उसको 2 मिनट निकाल दिया मैंने। अध्यक्ष महोदय, किसानी की आवाज को दबाने का काम किया है। हम चाहते हैं कि देश के संपूर्ण कृषि क्षेत्र के लिए गंभीर निहितार्थी से भरी किसी भी कृषि कानून का प्रारूप संपूर्ण विधि से तैयार करने चाहिए और एक उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। हमारे किसान उचित परामर्श के माध्यम से विधायी प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं ताकि राष्ट्र निर्माण में वे भी अपने उज्जवल भाग्य को आकार दे सके। वास्तव में 72वें गणतंत्र के दिवस के अवसर पर राजधानी के सड़कों पर जो कुछ हुआ वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए अप्रत्याशित था। जिन परिस्थितियों के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई उसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए और यहाँ एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा फास्ट ट्रैक मोड पर किया जाना चाहिए। हमें किसी भी जल्दबाजी में निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले गंभीरता से उन कारकों पर विचार करने की जरूरत है जिन्होंने हमारे अहिंसक, धैर्यवान और कर्तव्यनिष्ठ किसानों को ऐसी कार्रवाई की ओर मोड़ दिया। किसान देश की आत्मा है और आत्मा का आह्वान कभी धोखेबाज या गलत नहीं हो सकता। ये तीनों कृषि कानून की निंदा कर रहे हैं। सरकार को गंभीरता से इस ओर सोचना चाहिए। जैसा कि सामना पत्रिका में संपादकीय में बताया गया कि भारतीय ध्वज का अपमान नहीं हुआ और हमारा ध्वज लहराता रहा। जब गणतंत्र दिवस पर किसान आंदोलक लाल किले पर पहुंचा, उस दिन की न्यूज कवरेज से उपलब्ध फुटेज से पता चलता है कि तिरंगा इससे अछूता रहा। ऐसा कहना कि तिरंगे का अपमान किया गया था किसान के विरोध को नीचा दिखाने का प्रयास है। यह सच है कि किसानों के एक समूह ने कानून को तोड़ा, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यह कहना पूरा किसान विरोध है, राष्ट्र विरोधी है, ये किसानों के लिए और हम सब के लिए गलत होगा। गणतंत्र दिवस ट्रैक्टर रैली के दौरान किसान अपने ट्रैक्टरों पर तिरंगा लेकर कूच किए थे। यह उनका भारत के प्रति प्रेम का परिचारक है। तिरंगे का असली अपमान, अध्यक्ष महोदय बीच में टोका टाकी मत करिए। पुलिस के बारे में बताऊंगा, अगर लाल किले पे जाने वाले लोग अगर दोषी हैं तो उनको रोकने में नाकाम होने वाली पुलिस और गृह विभाग वो भी उससे ज्यादा दोषी है। तिरंगे का असली अपमान यह है कि सरकार 60 दिनों तक दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों पर ध्यान नहीं दे रही है। इन किसानों को सड़क पर मरने देना ही तिरंगे का असली अपमान है। हमारे सैनिक हैं जो कि तिरंगे के लिए सीमा पर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। इनमें से कई इन्हीं किसानों के लाल सीमा पर हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं। भला इन किसानों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का त्याग कैसे किया जा सकता है? हमारे क्षेत्र में चीनी सेना का होना ये तिरंगे का सही मायने में अपमान है। ईमानदार विरोध को राष्ट्र विरोधी के रूप में चित्रित नहीं किया जाना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विरोध समूह या दलों को दिखाने के लिए नहीं है, ये देश के कृषि नीति के बारे में है। मैं इस मंच पर सामना संपादकीय में इस टिप्पणी को दोहराता हूं कि आंदोलनकारी किसानों को खालिस्तानी समर्थक के रूप में लेबल करके बदनाम किया जा रहा है। अगर खालिस्तान समर्थक इस आंदोलन में घुस गए हैं तो फिर यह भी सरकार की नाकामी है। सरकार को कृषि कानून को निरस्त करके किसानों को सम्मान देना चाहिए।
गुना हो जाएगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कृषि क्षेत्र में महामारी के दौरान महत्वपूर्ण लचीलापन प्रदर्शित किया है। रबी का अधिक उत्पादन अच्छा हुआ, मानसून भी ये साल ठीक रहा। इसका ये संकेत देते हैं कि हमारे किसान ऐसी दुर्दशा के हकदार नहीं है। ये वैश्विक आर्थिक मंदी से देश की अर्थव्यवस्था का बचाव करने वाले। हमें यह समझना चाहिए कि ये 3 कृषि अधिनियम किसान विरोधी और कारपोरेट हितैषी होने के कारण किसानी की आय को नुकसान पहुंचाएंगे। पूरे राष्ट्र के साथ साथ हमारी सरकार को हमारे किसानों का सम्मान करना चाहिए और इसके साथ एकजुटता के साथ खड़ा होना चाहिए। सरकार के लिए यह दिखाने का समय आ गया है कि वास्तव में किसानों की परवाह करते हैं और वे वास्तव में हमारे किसानों को सर्वप्रथम रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस देश में अर्थव्यवस्था अध्यक्ष महोदय, ये जो कानून यहाँ पर बनाए गए हैं, ये कानून निकट भविष्य में सरकारी कृषि मंडियों को प्रासंगिकता को शून्य कर देगा। सरकार निजी क्षेत्र को बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी जवाबदेही के कृषि उपज में क्रय विक्रय की खुली छूट दे रही है। इस कानून की आड़ में सरकार निकट भविष्य में खुद बहुत अधिक अनाज न खरीदने की योजना पर काम कर रही है। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक कृषि उपज की खरीदारी निजी क्षेत्र करे ताकि वह अपने भंडारण और वितरण की जवाबदारी से बच सके। सोचिए, अगर निकट भविष्य में कभी कोरोना जैसी विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ा तो उस दौरान सरकार खुद लोगों को बुनियादी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र से खरीदारी करनी पड़ेगी। वही आज वह इसे अपने बड़े एफसीआई गोदामों से लोगों को मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही थी। साथ ही सरकारी कृषि मंडियों के समांतर आसान शर्तों पर खड़ा किया जाने वाला नया बाजार इनकी प्रासंगिकता